नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान दिन ब दिन जिस तरह की सूरत हाल का शिकार होता चला जा रहा है, उससे एक कैफ़ियत बहुत वाज़ेह हो जा रही है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर बसने वाले और पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले तमाम अदारों से मायूस होते चले जा रहे हैं। अमूमन होता ये था कि एक अदारे से लोग मायूस होते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी और जगह एक उम्मीद की किरण ज़रूर महसूस होती थी कि हम यहाँ चले जाएंगे। मुद्दतों लोग एक ज़माने में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के में जाया करते थे और शिकायत किया करते थे कि SHO ने उनके साथ ये किया है, और डिप्टी कमिश्नर अपने मैजिस्ट्रेट को वहाँ इंस्पेक्शन के लिए भेजता था और वहाँ से जाकर या ख़ुद इंस्पेक्शन के जाता था और वहाँ जाके सरजनश कर दिया करता था। SP के ऑफिस तक लोग एक ज़माने में थे और कि SP जो है वो बददियानत SHO को जाके पकड़ेगा और उनकी दाद रसी करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों अदारे जो हैं तबाह बर्बाद हो गए और इनकी तबाही और बर्बादी के अंदर पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी पार्टियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई माने या ना माने, लेकिन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के तमाम इंतज़ामी जो ओहदे हैं उनको सियासी रंग में ऐसा रंगा कि दोनों के दोनों अदारे, खा वो पुलिस थी या उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये सब के सब जिसे कहते हैं कि सियासत के ग़ुलाम होकर रह गए। और फिर हर वो बंदा जिसने करप्शन करनी थी, बददियानती करनी थी, लोगों को मारना था, सब कुछ करना था, वो सारे का सारा उसको एक सियासी पनाह मिलती गई और समझता रहा कि उसे कोई कल कुछ नहीं कहेगा। बेशक वो लोगों को पुलिस मुकाबले में मार दे, बेशक वो लोगों से पैसे ले ले, बेशक वो कातिल को छोड़ दे, बेशक वो किसी मकतूल के ख़ानदान पर जुल्म करे, ये सब कुछ रवा रखा गया और लोग मायूस होते गए। लेकिन लोगों के यहाँ एक उम्मीद थी और वो उम्मीद थी अदलिया के साथ। अदलिया के साथ उम्मीद भी लोग बांधते थे। मसलन कोई शख्स जाता था किसी SHO के पास तो उससे ये कहता था कि भाई मेरी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो कहता था देखो वो शख्स फ़लाँ पार्टी का MNA है, मेरे बस में बात नहीं, मेरी नौकरी का मसला है, तुम ऐसा करो अदालत में जाओ और अदालत से ऑर्डर लेके आओ, मैं तुम्हारा ऑर्डर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा दूँगा। मुद्दतों कम से कम 20 साल मैं जानता हूँ अपनी नौकरी के, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को धक्के मार मार कर अदालतों के दरवाजे पे भेजा और लोगों को कहीं ना कहीं अदालतों से इंसाफ मिला भी। ये तो छोटी सी बात है आम आदमी की। वो ब्यूरोक्रेट जिससे कोई सेक्रेटरी नाराज़ हो जाता था उसकी प्रमोशन रुक जाती थी, कोई चीफ सेक्रेटरी नाराज़ हो जाता था उसकी प्रमोशन रुक जाती थी, कोई वज़ीर नाराज़ हो जाता था उसकी प्रमोशन रुक जाती थी, तो उसको कहा जाता था कि हम नहीं कर सकते यार, इतने लोग हैं बोर्ड के अंदर, हम नाराज़ नहीं कर सकते, तुम सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाओ, सर्विस ट्रिब्यूनल तुम्हें नहीं मिलता तो उसके बाद अदालत में चले जाओ और अदालत से जाके अगर तुम रिलीफ ले आओगे तो हम तुम्हें प्रमोट भी कर देंगे। ख़ुद मेरी अपनी प्रमोशन 2 दफ़ा 20 से 21 ग्रेड में रुकी और फिर उसको मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका मदावा हासिल करना पड़ा। और आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुझे जाना पड़ा वो कौन कौन लोग थे। उनमें आसिफ जरदारी के बहनोई शामिल थे, उनमें हुसैन हक्कानी के भाई शामिल थे, उसमें सुमेरा मलिक के खामद शामिल थे, जनरल अब्दुल मलिक का बेटा शामिल, सारे लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे। और ख़ास तौर पे एक आसिफ जरदारी के बहनोई को प्रमोट करने के लिए 30-40 लोगों को बाकायदा उनको प्रमोट नहीं किया गया था, लेकिन एक विंडो मौजूद थी, एक होप मौजूद थी जिससे चीज़ें जो थीं वो आगे कहीं ना कहीं चलती थीं। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 1 साल के अंदर यहाँ तक कि सियासी निज़ाम के अंदर भी लोगों के अंदर एक होप मौजूद थी कि आज सियासतदान को गंद कर रहे हैं तो कल को और कुछ नहीं तो इनको रगड़ा लगाने के लिए, इनको तबाह करने के लिए, इनकी सियासी चालों से लोगों को बचाने के लिए एक दिन फ़ौज आई जाएगी और फ़ौज पाकिस्तान को बचा के ले जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या सूरत हाल है, क्या आसेब का साया आया है कि लोग हर एक से मायूस होते चले जा रहे हैं। एक ज़माना था कि जब मिंबर व महराब से लोग मायूस नहीं होते थे कि ये आवाज़ बुलंद करेंगे, ये खड़े होंगे, ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, ये बात करेंगे। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों के अंदर जो कुछ उलमाए कराम पर बीती है, जैसे उनको दहशतगर्द करार दे देकर उठाया गया है, जैसे उनकी ज़िंदगियाँ उजेरन की गई हैं, लगता है यूँ कि ऐसे उनकी भी कमर टूट गई है और अब वो भी मिंबर व महराब पे बैठे मरंजा मरंज किस्म की सूरत हाल जो है उसके दो चार हैं। ऐसी कैफियत जब होती है तो इस कैफियत के अंदर पब्लिक जो है उसे कहते हैं
स्टेलमेट हो जाती है, हार्बरनेशन में चली जाती है, खामोश हो जाती है। इसको कहते हैं एक इनकलाब का टिपिंग पॉइंट, कि आपको मुकम्मल तौर पर ऐसा लगता है कि कोई माशरा जो है ये एक ऐसा है जैसे कोई वोल्केनोजनस आतिशफ़शां है। जिस किसी ने आतिशफ़शां देखा होगा तो उसकी आतिशफ़शां के ऊपर गोल हिस्सा जो होता है, उस गोल हिस्से के ऊपर घास उगी होती है, लोग कुर्सियां बैठ के चाय पी रहे होते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि एक दिन ये लावा जो है अचानक निकलेगा और उसके बाद पूरे का पूरा ब्रश कर देगा। अमूमन होता ये है कि जो लोग इस हेल्म ऑफ अफेयर से बैठे होते हैं, जो लोग समझते हैं कि हमने अब ताकत से हर चीज़ को दबा लिया है, उनका भी मामला बिल्कुल गुब्बारे की तरह होता है कि गुब्बारे में आदमी फूंक भरता जाता है और वो समझता है कि ये गुब्बारा लंबा हो रहा है और उसको भर रहा है, लेकिन अचानक जब वो फटता है तो उनके मुंह के ऊपर आके फटता है। इसको इनकलाबात के जो मुताला करने वाले लोग हैं वो इसको टिपिंग पॉइंट कहते हैं, कि एक कुव्वत बर्दाश्त की एक हद होती है और वो हद जो है उसका कुछ पता नहीं चलता किस दिन होनी है। वो उसकी मिसाल एक गधे से लेते हैं कि एक गधा जो है वो चूँकि जोता हुआ होता है, उसके अंदर उसको लगाम लगी होती है, उसके ऊपर आप या खच्चर या घोड़ा जिसकी भी मिसाल दे दें या बैल की मिसाल दे दें, उसके ऊपर आप लकड़ियाँ लादते जाते हैं, 1 2 3 4 5 500 1000 2000 3000, कुछ नहीं होता, जुम्बश नहीं करता, वो उसको बर्दाश्त करता रहता है। लेकिन जैसे 3001 आती है तो सब कुछ उलट देता है और उसके बाद वो उछल के एक तरफ हो जाता है और उसको हो सकता है कि अपने साथ वो अपने मालिक को भी रौंदता हुआ चला जाए। माशरों के अंदर ये चीज़ बड़ी आम होती है। ये कैफियत ईरान के अंदर 1953 से लेकर 1979 तक को 21 साल चली रही है। इसी तरह लोगों को बिल्कुल नाउमीदी हो गई थी। वो कहते थे दादगाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी हमें इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि शाह ईरान ने वहाँ पर अपने पंजे गाड़ रखे हैं। सिपा से हमें कुछ नहीं मिलता, कि सिपा भी तो शाह ईरान की है, और उनकी सिवैक जो है इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो लोगों को उठा लेती है। आप हैरान होंगे कि इस किस्म की सूरत हाल थी कि जो ज़रा से लंबे बाल रखता था उसको समझते थे ये कम्युनिस्ट है, उसको तोदा पार्टी का समझ के ले जाते थे। जो 4-5 दफ़ा मस्जिद जाने लगते थे उसको समझते थे कि ये जो कुंभ से आने वाला आदमी है और ये मजहबी आदमी, उसको उठा के ले जाते थे और फिर उसके बाद उनका पता नहीं चलता था। ये सारे लोग जो हैं अजीबोगरीब लोग होते थे। आप खुद सोचें कि इनकी ट्रेनिंग जिस किस्म की होती थी, वो ट्रेनिंग आपको हर जगह नज़र आएगी। मसलन एक मशहूर वाक़या है, जो बल्कि ऐसे तो कई वाक़यात ईरानी कहते हैं, कि एक बच्चे को पकड़ने ले गए, वो कम्युनिस्ट था, तो उसके घर में हो ची मिन्ह की तस्वीर लगी हुई थी। तो हो ची मिन्ह की तस्वीर को देख के इसको उठाने लगा तो उसने कहा तुम कैसे बदकिस्मत शख्स हो, तुम खुद तो ख़राब हो गए हो, इस बूढ़े बाप को भी तुमने उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दिया, हालांकि तस्वीर हो ची मिन्ह की थी। यहाँ मैं आपको लतीफ़े सुना सकता हूँ कि हुक्म दिया जाता है कि तुमने फ़लाँ बंदे को रगेदना है और वो रगेदता चला। तो ये ऐसी कैफियत है जिस कैफियत के अंदर 2-3 दिन से मुझे और बहुत एक जैसे कहते हैं तकलीफ़ दे सूरत हाल जो है, जिसके बारे में मैं कल भी आपसे बात की थी, आज भी बात की। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो थी वो किसी न किसी हद तक एक ट्रस्ट के ऊपर कायम थी, लोगों के और उसके साथ साथ सियासतदानों के। और अमूमन ये होता था कि जाली ऑर्डर अगर होता भी था तो उसकी कुछ जस्टिफिकेशन पहले लेके और उससे अप्रूवल ऑर्डर लेके वो करते थे। मेरे सामने इस वक्त ये आईने पाकिस्तान पड़ा हुआ है और उसके साथ साथ ये मेरे पास एस्टा कोड है, जो कि सिविल एस्टेब्लिशमेंट कोड है, जो वो तमाम तर कवानीन जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस, जो कि सिविल सर्विस के अंदर लोग भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद आगे जाके उसके बाद जो भी काम करने पड़ते हैं, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है कि क्या उसकी ज़िम्मेदारी है, किसकी ज़िम्मेदारी है, कैसी ज़िम्मेदारी है। ये हमें सिविल सर्विस अकेडमी में पढ़ाया जाता है और ये बुनियादी तौर पर कहा जाता है इससे बाइबल ऑफ द सिविल सर्विस, यानी सिविल सर्विस की ये बाइबल है। उसके साथ साथ आइन के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी के अंदर कवानीन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर आ जाते हैं और हर साल ये इसको अमेंड करते रहते हैं। जो नया कानून आता है उसके अंदर साथ लगा दिया जाता है अपेंडिक्स के तौर पे। इस कानून के तहत और इस सारे मामलात के अंदर मुझे कल से वक़ार अहमद साहब का ख़त है, वो बहुत तकलीफ़ की सूरत हाल के अंदर मैं उसको पढ़ रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा है। ये ख़त बुनियादी तौर पर इसके ऊपर आप देखें कॉन्फिडेंशियल एंड फॉर आइज़ ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, यानी ये एक खुफिया दस्तावेज़ है और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है। लेकिन आधे मिनट के बाद ये पाकिस्तान के हर चैनल पर मौजूद था, ये पाकिस्तान के हर शख्स के हाथ में था। तो गोया या तो आरिफ अलवी साहब ने इसको लीक आउट किया है या ख़ुद वक़ार अहमद साहब ने सबको दिया है अपने आप को हीरो साबित करने के लिए।
वकार अहमद साहब ने इस सारे मामले के अंदर 2-3 ऐसी बातें की हैं, ऐसे ब्लंडर्स किए हैं कि जो सिर्फ वो शख्स समझ सकता है कि जो कि सिविल सर्विस के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर ये फाइल जो होती है ये प्रेसिडेंट के पास थी और प्रेसिडेंट ने मुझे वापस नहीं की। मैंने उस दिन भी बताया था कि 4 बुनियादी ऑफिसर्स हैं कि जो खुद दस्तखत नहीं करते, चंद एक जगहों पर दस्तखत करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक सदर खुद दस्तखत नहीं करता फाइल के ऊपर, ना नोट पोर्शन पे करता है ना किसी ऑफ समरी पे करता है। एक वज़ीर आज़म नहीं करता, वो भी नहीं करता, एक प्रेसिडेंट नहीं करता, एक प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, एक गवर्नर नहीं करता और एक वज़ीर आला नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इतना सारा बल्क होता है और उसके साथ साथ उसको नरेट करने के लिए कहा जाता है। बहुत कम वो ज़राए आला हैं जिनको मैंने देखा है जो खुद फाइल पढ़ते हैं, उसके ऊपर नोट, उनमें से अकबर बुगटी को मैंने देखा था। और बहुत कम वो ज़राए आज़म हैं जो खुद फाइल पढ़ते हैं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरी वज़ीर आज़म थे जो फाइल पढ़ा करते थे। कहा जाता है कि सदर ज़ियाउल हक़ भी पढ़ते थे। ये ऑप्शन जो था ये मौजूद रहती है सदर के पास कि वो अपने खुद दस्तखत भी कर दे और उसको भेजे, लेकिन नॉर्मली ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं की जाती। इस ऑप्शन के बारे में होता ये है कि एक बल्क सी फाइलों की प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो लेके खड़ा होता है और उसको कहता है कि ये समरी आई है, इस समरी के अंदर ये कुछ बताया गया है और इस समरी के अंदर आप मुझे बताएं क्या हुक्म देना है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या वज़ीर आला जो है वो उसको कहता है कि इसको अप्रूव कर दो, तो वो कहता है इसको the president has seen the summary and approved। वो कहता है डिसअप्रूव कर दो, कहता है प्रेसिडेंट हैज सीन एंड डिसअप्रूव द समरी। फिर या वो लिखते हैं कि प्रेसिडेंट हैज सीन विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, प्रेसिडेंट हैज सीन विद द फॉलोइंग, इन नुकात के साथ इसको वापस की जाती है। ये बुनियादी तौर पर सारे का सारा प्रेरोगेटिव जो है वकार अहमद साहब का है। वकार अहमद कस्टोडियन है इस हाउस के। कोई मेज़ प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, इन दोनों की, अनलेस के कोई ख़ास तौर पे अपनी ज़ाती इंटरेस्ट में फ़ाइल उठा के वो बंदा कहे कि मुझे दे जाओ या मैं इसको देखना चाहता हूँ, मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ, वरना नॉर्मल रूटीन के अंदर वो फाइल उसके पास नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये वकार अहमद जो है इसका आइन में कोई जिक्र नहीं है। ये पाकिस्तान के आइन में ये एक लेमैन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं पाकिस्तान अपने घर का मालिक हूँ और मैं कहूँ कि मैं इस घर के अंदर, मैंने कहा था इस रंग का कालीन डाला जाए और अचानक बीच से मेरा एक नौकर कहे कि नहीं आपने तो इस रंग का कालीन नहीं कहा था, और लोग उसकी बात मानना शुरू हो जाए। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर ऐसे लोग जिन्होंने रोज़ समरियाँ देखी होंगी, ये लोग मिनिस्टर हमारे रोज़ समरियाँ देखते हैं, आती हैं जाते। क्या शहबाज शरीफ ने कभी अपने हाथ से साइन की समरी जहाँ वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे? लेकिन नहीं, सदर को ये करना पड़े। ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस अदारे से भी ये जो ट्रस्ट का रिश्ता है इसको ख़त्म किया। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। मैं कल से सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर कुछ ना कुछ सुओ मोटो या कोई और चीज़ ले। क्यों? उसकी एक वजह यह है कि बेशुमार ऐसे कवानी, ऐसे ऑर्डर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्मनामे से जन्म लेते हैं और फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री जो है वो आगे गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भेजती है। तो इसका मतलब ये है कि कल को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे या ना करे, रजिस्ट्रार जो है वो नीचे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठा है, जो सिविल सर्विस के अंदर है, वो एकदम नीचे एक फाइल भेज देगा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये ऑर्डर कर दो, और उसके बाद वो ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल आज तक, इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि एक शख्स जो है वो उसने ऑर्डर किया ही ना हो और उसका ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट हो जाए। अब इसके अंदर कल भी मैंने बताया था कि इसमें प्रेसिडेंट को दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एसेंट जो है उसके अंदर एक रवायत ये है कि 3-4 जगहों पे वो दस्तखत करता है। जब कोई असम्बली का इजलास जो है वो उसको बुलाया जाए तो उसके अंदर वो रिक्विजिशन के ऊपर उसको खुद साइन करते हैं। यहाँ तक कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी कभी वज़ीर आज़म के या सदर के दस्तखत नहीं होते, वो जिस तरह का लफावा जाता है उसी तरह हमें भी मालूम है। इसका सबसे बड़ा मजाक उड़ा था कि जब जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी थी तो उसका एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ था। अब मुझे याद है अच्छी तरह कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त थे शफकत जलील साहब, तो उन्होंने उनसे पता नहीं क्या मसला था, खान साहब से दस्तखत करवा लिए, उन्होंने दस्तखत कर दिए और उनके बाद उनको फ़ोन किया सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को, क्या भाई आप नोट जारी कर दें, प्रेस नोट जारी कर दें कि हमने एक्सटेंशन दे दी। तो उसके तो आधे मिनट के अंदर वो
इमरान खान साहब का दस्तखत जो था शुदा वो सामने आ गया तो वो हैरान रह गया। उसने कहा आपने तो खुद कह दिया, मेरी तो कोई हैसियत बाकी नहीं रह गई। तो इसका मतलब ये है कि अचंभे की बात महसूस हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद दस्तखत किए हैं। इसके बारे में आर्टिकल 75 बहुत क्लियर है, जो मैं बार बार उस दिन कल भी आपको पढ़ के सुनाया था कि आर्टिकल 75 के तहत किसी तौर पर भी प्रेसिडेंट जो है उसको दस्तखत नहीं करने की ज़रूरत। कल आपको बताया था कि पहली बात कि बिल अगर आता है तो एसेंट टू द बिल, इसके ऊपर यह है कि वो बिल के ऊपर दस्तखत करता है, क्योंकि वो बिल पार्लियामेंट में जाना होता है, उसका हिस्सा होता है। दूसरा, इन केस ऑफ द बिल अदर देन द मनी बिल, रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा विद ए मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ बी रिकंसिडर्ड एंड दैट मे बी that any amendment specified in the message। यानी वो एक मैसेज कम्युनिकेट करता है कि इसको दोबारा सोच लें। वापस भेजने का मकसद ये होता है कि इसको दोबारा सोच लें। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने वापस दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन फाइल जो है उसको नहीं भेज। अब फाइल का कस्टोडियन कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ना उसकी जो फाइल का रजिस्टर है उसके ऊपर सदर के दस्तखत होते हैं, ना किसी और के। सिर्फ और सिर्फ वो उसको प्रेसिडेंट के कमरे में फाइल को रखे या अपने घर के दरवाजे के अंदर जाके रखे या उसको किसी अलमारी में बंद करे। कस्टोडियन ऑफ द ऑफिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इसका मतलब यह है कि वो फाइल उसके पास थी, उसने आगे नहीं भेजी। अगर प्रिंसिपल उसने कह दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ये कह रहा है कि मैंने वापस करने के लिए कहा था और ये लेकिन ये लॉ बना दिया। लेकिन उसके बाद जल्दी क्या थी, लॉ क्यों बना दिया गया? ये बड़ी लंबी कहानी है। आरिफ अलवी साहब के साथ एक बहुत बड़ा मामला है कि आरिफ अलवी से जान नहीं छूट रही। आरिफ अलवी साहब जो हैं आइन के मुताबिक उस वक्त तक सदर पाकिस्तान रहेंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। ये देखें, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ के सुनाता हूँ। Terms of the office of the president. Subject to the constitution, the president shall hold the office for a term of 5 years from the day he enters upon the office. नंबर 1, तो वो 5 साल के लिए होगा जिस दिन से वो उसके अंदर उसने हल्फ उठाता है। लेकिन provided that the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon the office। यानी उस वक्त तक अब उस ऑफिस के अंदर रह सकता है प्रेसिडेंट ऐसा जब तक उसका सक्सेसर यानी आने वाला जो है वो उस ऑफिस में ना। उसका एक ही तरीका है कि आरिफ अलवी साहब को गंदा करके उससे इस्तीफ़ा लिया जाए, उनको मुतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन जो हैं वो तो होने नहीं और असम्बलियाँ तो आनी नहीं, और असम्बलियाँ नहीं आनी तो सदर को कौन मुंतखब करेगा? सदर का इलेक्टरल कॉलेज नहीं है, और अगर आ गई तो क्या होगा? ये ऐसी कैफियत है जिसने पाकिस्तान को एक ऐसे मकाम पर ला के खड़ा कर दिया है कि जिस मकाम के अंदर लोगों की उम्मीदें ख़त्म होती चली जा रही हैं। देखें, इस पाकिस्तान से उम्मीदें कायम रखें। अमूमन इस मुल्क से 2 लाख के करीब इन एवरेज लोग जाया करते थे। इस साल 8.5 लाख लोग गए हैं। इस साल मजदूर नहीं गया, इस साल दिहाड़ीदार नहीं गया, इस साल किसान नहीं गया। इस साल वो इस मुल्क से गया है जिसके पास पैसे थे और वो बैरून मुल्क जा सकता था। इस साल वो गया है जिसके पास हुनर था और उसको बैरून मुल्क इज़्ज़त से लोग नौकरी दे सकते थे। परिंदे जब किसी मुल्क से कूच करना शुरू हो जाएं तो वहाँ बसेरा वीरानियों का हो जाता है। इस मुल्क को वीरानियों से बचाएं, इस मुल्क पर तरस खाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।